everyone. I am Anil Kumar, your biology teacher. Hope you are doing great. आज का जो हमारा टॉपिक है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये एक ट्रांजिशन है क्योंकि हम जेनेटिक्स के अंदर एक तो वो जेनेटिक्स पढ़ते हैं जो काफी ज्यादा पुरानी है, यानी मेंडेलियन जेनेटिक्स। उसके अंदर हम एक्स वाई वाई भी करके देखते हैं, हम उसके अंदर जो है आर वाई वाई भी करके देखते हैं, टी टी भी करके देखते हैं, लेकिन वहां पर जीन वाला एज सच कॉन्सेप्ट स्टार्ट नहीं हुआ था जो यहां से बिल्ड होना जो है स्टार्ट होता है। क्योंकि यहां पर ये क्या कहने लग रहा है, इनहेरिटेंस यानी ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। लेकिन वो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर किस वजह से? क्रोमोसोम्स की वजह से। ठीक है, तो इससे पहले जो हम पढ़ने लग रहे थे वो लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ने लग रहे थे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ने लग रहे थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ने लग रहे थे, जो किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? अलील के ऊपर, यानी जीन्स के ऊपर। लेकिन ये जो बताने लग रहा है वो बताने लग रहा है जीन नहीं हुई, क्रोमोसोम। पहले हम ये देखते हैं कि ये थ्योरी दी किसने थी, फिर उसके बाद में हम इसके डिटेल देखेंगे हाउ इट इज रिलेटेड विद द मेंडेलियन जेनेटिक्स। ठीक है, क्रूशियल है क्योंकि इसके बाद में जब मॉर्गन की स्टडी करनी आएगी तो वो लिटिल बिट और डिफिकल्ट जो है वो हो जाएगी। पहले हम ये देखते हैं कि क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वो दी किसने थी। ये दी थी दो इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट ने, जिसका नाम है सुत्तन एंड बोवरी, SUTTON एंड बोवेरी ने 1902 में इंडिपेंडेंटली दी थी दोनों ने। और इनके अकॉर्डिंगली कुछ पॉइंट्स दिए थे कि जो इनहेरिटेंस है वो इस तरीके से होना चाहिए। जैसे मेंडल ने कहा था कि भाई इनहेरिटेंस कैसे होता है जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। उसने कहा कि फिनोटाइप होते हैं, जीनोटाइप होते हैं। फिनोटाइप जो है वो जीनोटाइप के ऊपर डिपेंडेंट है, और जो जीनोटाइप है उनके अंदर पेयर्स ऑफ अलील्स या फिर सर्टेन फैक्टर्स होते हैं, एंड वो गैमेट्स के थ्रू जो है आगे बढ़ते हैं। ये क्या कहने लग रहा है, तो इसके साइलेंट फीचर देखते हैं हम। तो इसके अगर साइलेंट फीचर अगर हम देखें तो साइलेंट फीचर के अंदर पहला पॉइंट है कि गैमेट्स जो है वो ब्रिज है बिटवीन दी टू जनरेशंस, के गैमेट्स आर दी ब्रिज बिटवीन दी पेरेंटल जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग जनरेशन। ठीक है जी, पहला पॉइंट इसने ये बताया। फिर इसके बाद इसने क्या कहा कि जो स्पर्म है और जो एग है, स्पर्म और एग दोनों गैमेट है, बोथ कंट्रीब्यूट इक्वली in the next generation in term of हेरिडिटी। यानी कि जो स्पर्म का कंट्रीब्यूशन है और जो एग का कंट्रीब्यूशन है वो दोनों इक्वली है अगली जनरेशन के अंदर। यानी जो करैक्टर ट्रांसफर होने लग रहा है वो किसके द्वारा होने लग रहा है? स्पर्म और एग के द्वारा होने लग रहा है। और जितने करैक्टर स्पर्म ट्रांसफर करने लग रहा है उतने करैक्टर कौन ट्रांसफर करने लग रहा है? हमारा जो एग जो है वो ट्रांसफर करने लग रहा है। थर्ड पॉइंट, एज स्पर्म contribute only nucleus and nucleus contain chromosome, hence the hereditary information must be in chromosome। अब यहाँ पे एक फंडामेंटल डिफरेंस जो है वो आ जाता है। अब फंडामेंटल डिफरेंस क्या?
जो मेंडल कहने लग रहा था वो कहने लग रहा था कि फिनोटाइप होते हैं, सर्टेन कुछ फैक्टर होते हैं, लेकिन अब ये स्पेसिफिक कहने लग रहा है कि गैमेट के द्वारा हुआ। और गैमेट के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम है, और क्रोमोजोम जब अगली जनरेशन के अंदर जाते हैं तो इसका मतलब जो करेक्टर का डेवलपमेंट है, यानी जो करेक्टर का ट्रांसफर होने लग रहा है वो किसके द्वारा होने लग रहा है, क्रोमोजोम्स के द्वारा होने लग रहा है। मेंडल क्या कहने लग रहा था कि सर्टेन जीनोटाइप है जिसको हम आज अलील कहते हैं, मेंडल ने उस टाइम पे उसको जो है फैक्टर कहा है। तो ये थोड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है वो आ जाता है। और कुछ पॉइंट है, बिल्कुल है। क्रोमोजोम्स के बारे में उसने क्या बताया, क्रोमोजोम के बारे में उसने कहा कि जो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम बिहेव एज ए डिस्क्रीट या फिर बिहेव एज ए यूनिट विच मेंटेन इट्स नंबर, structure and individuality in gametes and in next generation। ये कहता है कि जो क्रोमोजोम का जो स्ट्रक्चर है और जो क्रोमोजोम का नंबर है वो एज सच बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसा कि पहली की जनरेशन के अंदर जो है वो रहा था। यानी कि कुल मिला के ये कहने लग रहा है कि इवन दो गैमेट जो है वो हैप्लॉइड होते हैं, येट जो क्रोमोजोम जो है वो इंटैक्ट होता है। एंड जब अगली जनरेशन बनती है और जब फ्यूजन होता है दो अलग अलग गैमेट्स का, तो जब जाइगोट बनते हैं तो भी क्रोमोजोम जो है वो इंटैक्ट रहते हैं। अब चूंकि वो इंटैक्ट रहते हैं तो वो बिहेव किसकी तरह करने लग रहे हैं, एज एन यूनिट, और वो इंडिविजुअलिटी शो करने लग रहे हैं, यानी मिक्स नहीं होते। वो क्रोमोजोम अभी भी अलग से ही जो है वो दिखाई दे सकते हैं एंड उनका नंबर भी जो है वो सेम रहता है। हालांकि हैप्लॉइड डिप्लॉइड तो होता है, बट एज एन सिंगल क्रोमोजोम की अगर बात करें तो उसके अंदर ऐसा कोई चेंज नहीं होता, अकॉर्डिंग टू सुतन एंड बोरी जिन्होंने क्रोमोजोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी। इसके अलावा इसने कहा इन सोमेटिक सेल्स क्रोमोजोम्स आर पेयर्ड। क्रोमोजोम कैसे होंगे, पेयर्ड होंगे। एंड he termed it as homologous क्रोमोजोम। अब होमोलोगस का मतलब क्या है, होमोलोगस का मतलब ये है, होमो का मतलब सेम, लोगस का मतलब साइट, साइट सेम, साइट फॉर अलील इन डिफरेंट क्रोमोजोम। तो ये कहने लग रहा है अगर दो अलग अलग क्रोमोजोम है, अगर इसके पास एक जीन है लेट से ए और इसके पास भी एक जीन है लेट से ए, तो दोनों के पास जो जीन है वो कॉमन है और एक सेम प्लेस पर है। अब चूंकि वो सेम प्लेस पे है तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्रोमोजोम कैसे हो गए, होमोलोगस क्रोमोजोम हो गए। क्लियर है भाई। तो कुल मिला के कहने की बात यही है कि जो क्रोमोजोम जो है वो पेयर्ड होते हैं। और क्रोमोजोम का एक डेफिनेट फंक्शन है, क्रोमोजोम हैज ए डेफिनेट रोल या फिर फंक्शन, absence of that chromosome may lead to defect in character or loss in character। यानी कि अगर वो क्रोमोजोम चला गया वहां से तो उसकी वजह से कोई ना कोई करैक्टर जो है या तो वो ठीक से नहीं आ पाएगा
या फिर हो सकता है वो करेक्टरी कंप्लीटली जो है वो डिसअपियर हो जाए। इसके अलावा इसने ये भी बताया कि जो सोमैटिक सेल है उसमें तो डिप्लॉइड है, लेकिन जो गैमेट बनते हैं, गैमेट्स आर हैप्लॉइड्स। हैप्लॉइड का मतलब क्या है? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो इसका मतलब क्या है? लेट से एक सोमैटिक सेल है, उसके पास क्रोमोसोम है कितने? 46। लेकिन अगर उसके गैमेट बनेंगे तो गैमेट बनते वक्त उसकी सेल के अंदर क्रोमोसोम कितने होंगे? 23। तो इसके अंदर 46 होंगे, तो 46 किस तरीके से होंगे? 23 के पेयर होंगे। तो उसने ये कहा कि सोमैटिक सेल के अंदर तो पेयर्ड है, यानी कि पेयरिंग होती है, लेकिन जो गैमेट होते हैं उनके अंदर हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो होंगे। इसका मतलब ये है कि जो क्रोमोसोम होंगे उनका नंबर जो है हाफ हो जाएगा। इसके अलावा इसने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताया। इसने बताया कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, शो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट assortment ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो अब मेंडल ने क्या बताया था और इसने क्या बताया था उसमें थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। ये कहने लग रहा है कि जो क्रोमोसोम है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम, वो शो करते हैं सेग्रीगेशन यानी कि सेपरेशन, और वो भी कब शो करते हैं? गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे करते हैं, यानी जब गैमेट बनता है तब होता है। और इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट जो है, इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट जो है वो भी फॉलो किया जाता है, और वो भी कब फॉलो किया जाता है? जब गैमेटोजेनेसिस होती है। तो यानी कि उसने ये कहा कि मेंडल के जो लॉ है वो फॉलो होते हैं कहां पर? गैमेटोजेनेसिस के अंदर। हम देखेंगे कि वो किस तरीके से जो है फॉलो करने की बात कहने लग रहा है। बट जो इसने थ्योरी दी है वो कुछ ऐसी है कि जो एक क्रोमोसोम है इन अदर वर्ल्ड, उसका मतलब ये है कि उसके पास एक सर्टेन अलील है, कोई ना कोई उसके पास में जीन है। हालांकि इसके कहने का मतलब ये था कि जो अलील जो है वो सेग्रीगेट नहीं होती, क्रोमोसोम जो है वो सेग्रीगेट होता है, क्योंकि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट जो है वो अलील्स के ऊपर फॉलो नहीं होता। जैसा कि मेंडल ने कहा, ये कहता है कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट है वो फॉलो क्रोमोसोम के ऊपर होता है। बट देयर इज लॉट ऑफ सिमिलरिटीज बिटवीन दी क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड मेंडलिज्म। हम उसको देखते हैं कि क्या क्या समानताएं हैं। पैरेललिज्म, पहला वही both transfer one generation to another generation। बोथ का मतलब क्या है? बोथ का मतलब यहां अलील से भी है और क्रोमोसोम से भी है। तो हम जो ये पैरेललिज्म देखने लग रहे हैं वो किस किस के बीच में देखने लग रहे हैं? बिटवीन दी जीन्स एंड क्रोमोसोम। देखो आज के टाइम पे तो हमें पता है कि क्रोमोसोम क्या है, जीन क्या है, लेकिन उस टाइम पे हमें ये जो साइंटिस्ट जो थे उनको ये पता नहीं था। सो दोनों जो है अगली जनरेशन के अंदर प्रोसीड होते हैं। सेकेंड वे, बोथ अलील्स एंड क्रोमोसोम occur in pair in somatic cell। इसके अलावा भी during gamete formation
ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन one gamete carry only one out of two homologous chromosome. Same as इन अलील्स। तो अलील के भी केस में क्या होता है, अलील के केस में भी ये होता है कि लेट से एक पेरेंट है वो टोल है एंड उसका जीनोटाइप कैपिटल टी है, तो जब गैमेट बनेगा तो गैमेट के अंदर क्या दिखाते थे, केवल सिंगल टी जो है वो आ जाएगा। अगर सिंगल टी उसके अंदर आने लग रहा है तो वो भी यही बताने लग रहा है कि जो हैप्लॉइड सेट ऑफ हैप्लॉइड जो यानी कि 50% ऑफ अलील जो है वो अगली जनरेशन के अंदर जाएगी। सेम विद द क्रोमोसोम। इसने साथ में यही बताया कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैन बी सीन इन एनाफेज 1 of meiosis during gametogenesis. Law of independent assortment. Independent assortment can be seen in metaphase 1 of meiosis during gametogenesis। तो ये साथ में ये और प्रोमिसिंग करने लग रहा है कि किस तरीके से जो है जो मेंडल की चीजें हैं वो यहां पर जो है अप्लाई हो सकती है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम किस तरीके से एनाफेज 1 के अंदर देख सकते हैं और इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट को जो है हम किस तरीके से जो है मेटाफेज 1 के अंदर देखा जा सकता है। तो उसके लिए जो है हम एक सेपरेट कंपैरिजन जो है वो करके देखते हैं एंड फाइंड आउट कि एक्चुअल में जो मेंडल ने बताया था वो किस तरीके से अप्लाई होता है। जल्दी से देखते हैं हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो किस तरीके से फॉलो करता है मेंडलिन के हिसाब से एंड क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के हिसाब से। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या था कि जो दो अलील है एक ही जीन की जो कि कंट्रोल करती है एक करेक्टर, लेट्स से कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है, दो अलील है, वो एक करेक्टर को कंट्रोल करती है और वो करेक्टर कौन सा है, टोलाइट का। ठीक है, तो वो इंडिविजुअल के अंदर यानी कि जब तक इंडिविजुअल रहता है तब तक तो वो पेयर रहती है, लेकिन जब भी गैमेट बनते हैं या फिर स्पोर बनता है तो मियोसिस प्रोसेस होती है और जब मियोसिस प्रोसेस होती है तो जो अलील जो है वो जो पेयर्ड है वो सेग्रीगेट होती है यानी कि सेपरेट हो जाती है और इस तरीके से होती है कि एक गैमेट के अंदर केवल एक ही अलील जो है हो जाएगी, यानी कि दो अलील पेरेंट के अंदर इकट्ठी है, लेकिन जब भी गैमेट बनेंगे तो गैमेट बनते वक्त एक कैपिटल टी अलग हो जाएगी और एक स्मॉल टी जो है वो अलग हो जाएगी। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। वो क्या कहने लग रहा है कि भाई अलील सेग्रीगेट नहीं हुई, सेग्रीगेट कौन हुआ है, क्रोमोसोम सेग्रीगेट हुआ है, क्योंकि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, तो जो एक टी है उसको मान लो आप क्रोमोसोम, ठीक है, एंड जो दूसरी स्मॉल टी है उसको मान लो आप दूसरा क्रोमोसोम। ठीक है, तो प्रोफेज के अंदर प्रोफेज 1 जब होता है मियोसिस का तो उस टाइम पे क्या होता है, क्रोमोसोम जो है वो बन जाते हैं। मेटाफेज 1 के अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम जो है वो जो पेयर्ड हो चुके हैं वो एक दूसरे के सामने जो है यानी इक्वेटर प्लेन पे आके जो है वो अलाइन हो जाते हैं। एनाफेज 1 के अंदर क्या होता है, दोनों क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं और टेलोफेज 1 के अंदर क्या होता है, दोबारा से एक एक नई सेल जो है बन जाती है। तो इसका एंड रिजल्ट क्या आया था,
कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इसका एंड रिजल्ट क्या आया है कि एक ही क्रोमोसोम है एक सेल के अंदर, उसके पास क्या है, केवल कैपिटल टी है और दूसरे के पास स्मॉल टी है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता था कि भाई जब गैमेट बनते हैं तो जो पेयर्ड अलील है वो सेग्रीगेट हो जाती है, और सेग्रीगेट इस तरीके से होती है कि एक गैमेट के अंदर केवल एक ही अलील आएगी। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी एक ही अलील आई है, इसका कोई फिनोमेना नहीं है, लेकिन इसने अच्छे तरीके से बताया है कि एक्चुअल में जो सेग्रीगेशन है वो कहां पर हुआ है, एनाफेज 1 के अंदर। तो व्हाट इट मींस कि जो मेंडल ने बताया एनाफेज 1, मेंडल ने बताया जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो उसका वैसा आइडिया था, प्रैक्टिकली उसने कुछ बताया नहीं था, लेकिन ये जो बताने लग रहा है वो ये कि जो सेग्रीगेशन है वो अलील का नहीं होता, वो क्रोमोसोम का होता है, और वो भी मियोसिस के एनाफेज 1 के अंदर हुआ है। आई होप आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। दूसरा पार्ट हम देखते हैं, इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट लॉ जो है वो किस तरीके से क्रोमोसोम थ्योरी जो है अप्लाई करने की कहती है। तो पहले देखते हैं इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट लॉ क्या है। तो इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट लॉ ये कहता है कि जब मल्टीपल ट्रेट्स होते हैं, यानी जब कई सारे ट्रेट होते हैं, उसके लिए जो अलील होती है वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाती है एक दूसरे से, यानी कि उसका सेपरेशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है गैमेट बनाते वक्त, एंड वो रैंडमली रीअरेंज हो जाती है ऑफस्प्रिंग के अंदर फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, या तो वो पेरेंटल या फिर नए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट जो है बना देते हैं। कुल मिला के वो गैमेट जो है डिफरेंट बना दी, और जब गैमेट डिफरेंट बनेगी तो फिर उसके बाद में जब फर्टिलाइजेशन होगी तो एक अलग कॉम्बिनेशन जो है वो आ जाएगा। हम ये दिखाते थे, लेट से एक पेरेंट है RRYY करके, ठीक है। तो RRYY का मतलब क्या है कि वो जो पेरेंट है उसके सीड कैसे है, राउंड और येलो है। तो उसके लिए हम ये शो करते थे कि जब मल्टीपल ट्रेट है उसकी जो अलील है वो सेग्रीगेट एक दूसरे से हो जाती है, और असोर्ट भी जो है वो रेंडमली जो है वो हो जाती है। तो यानी कि कैपिटल R जो है कैन बी गो विद कैपिटल Y, तो इस टाइप का गैमेट बन जाएगा। कैपिटल R कैन बी गो विद स्मॉल y, तो इस टाइप का गैमेट जो है वो बन जाएगा। स्मॉल r कैन गो विद दिस y, तो इस टाइप का गैमेट बन जाएगा। स्मॉल r कैन गो विद दिस, तो इसका मतलब ये है इस टाइप का गैमेट बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी अलील जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली किसी भी गैमेट के साथ में कभी भी किसी के साथ जो है वो मर्ज होकर के गैमेट के अंदर चली जाती है, और या तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन बना देगी या फिर जो है वो रिकम्बिनेंट या फिर नए कॉम्बिनेशन बना देगी। जैसे कि कैपिटल R और कैपिटल Y, स्मॉल r और स्मॉल y, ये कैसे हैं, पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। क्योंकि जब भी हमने स्टार्टिंग की थी क्रॉस करने की, तो वहां पे हमने स्टार्ट किया था RRYY और स्मॉल r स्मॉल y से। तो स्मॉल r स्मॉल y है तो इसका मतलब पेरेंटल, कैपिटल R और कैपिटल Y है तो इसका मतलब पेरेंटल है। कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं था कि एक R बड़ा और एक छोटा, कोई भी ऐसा नहीं है, ना ऐसा है, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, न्यू कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये किस तरीके से आते हैं, अब मेंडल ने जो बताया था वो तो अपना खुद का लॉजिक है, लेकिन ये बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से होता कैसे है। तो एक क्रोमोसोम को मान लो कैपिटल R, दूसरे क्रोमोसोम को मान लो स्मॉल r, तीसरे क्रोमोसोम को मान लो कैपिटल Y, और चौथे क्रोमोसोम को मान लो स्मॉल y, ठीक है। प्रोफेज 1 आता है, सभी क्रोमोसोम जो है वो इकट्ठे होते हैं। मेटाफेज 1 आता है तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक दूसरे के साथ में पेयर्ड अप होते हैं। तो पेयरिंग हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम की होती है, तो यानी कि इसके पास अगर R की जीन है तो इसके पास भी R की होगी, अगर इसके पास Y की होगी तो इसकी भी Y की होगी। लेकिन यहाँ पर जो अलाइनमेंट जो है वो दो डिफरेंट टाइप की हो सकती है, या तो कैपिटल R कैपिटल Y ऐसे हो, या फिर हो सकता है कि पहले कैपिटल R आ जाए और फिर बाद में कैपिटल R, पहले स्मॉल r आ जाए फिर बाद में कैपिटल R जो है वो आ जाए। अगर ये दो डिफरेंट टाइप की अलाइनमेंट होती है और एनाफेज 1 लगता है, तो यहाँ के क्रोमोसोम ये खींच ले जाएगा और यहाँ के क्रोमोसोम ये खींच ले जाएगा। अगर ऐसा होगा तो जो टेलोफेज का एंड होगा वो ये कि ये कैपिटल R और ये कैपिटल Y कुल मिलाकर के एक ही गैमेट जो है या फिर एक स्पोर जो है वो बना देंगे, जिसके पास कॉम्बिनेशन होगा R और Y का। सिमिलरली ये जब इसको खींच के इस साइड ले जाएगा तो ये स्मॉल r स्मॉल y का जो है बना देगा। अगर अलाइनमेंट अलग टाइप की हुई, यानी कि अगर ये कैपिटल स्मॉल r जो है इस साइड हुआ और ये अगर इस साइड हुआ,
तो जब एनाफेज 1 आएगा तो इसको सेपरेट कर देगा, और जब सेपरेट करेगा इस साइड की तरफ लेके जाएगा तो गैमेट बन जाएगा स्मॉल आर और कैपिटल वाई। और अगर ये इस साइड पे अगर इसको ले गया तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई जो है वो आ जाएगा। अब देखो गैमेट किस टाइप के बने, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसका मतलब इसी टाइप के बन गए। तो ये डिफरेंट टाइप के गैमेट क्यों बने, क्योंकि मेटाफेज 1 के अंदर अलाइनमेंट कुछ ऐसी हुई कि हो सकता है कि ये क्रोमोसोम पहले आ जाए या फिर हो सकता है कि ये क्रोमोसोम जो है पहले रहे, तो उसके हिसाब से एनाफेज अलग टाइप का होगा और फेटलोफेज जो है वो अलग से होगा। यानी कि मेटाफेज 1 के अंदर सिमेट्री किस टाइप की होगी उस बेस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप का गैमेट बनेगा। हो सकता है पेरेंटल टाइप का बने, हो सकता है ये न्यू कॉम्बिनेशन का बने। ठीक है, तो इसका मतलब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहाँ अप्लाई होता है, मेटाफेज 1 के अंदर। होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।